अफगानिस्तान में हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। हर ओर अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे हालात में आम अफगानी अपनी जिंदगी की भीख मांगता दिख रहा है। इस बीच ये खबर भी है कि दूसरी ओर अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान सक्रिय हुआ है, वैसे वैसे आतंकी मजबूत होते गए हैं और अब तक तालिबान ने अफगानिस्तान में करीब 2000 से ज्यादा आतंकियों को जेलों से रिहा कर दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता में आते ही बड़ा फैसला लिया है। उसने अफगानिस्तान में बंद 2300 खुखार आतंकियों को अब तक रिहा कर दिया है। इसमें टीटीपी के डिप्टी चीफ फकीर मोहम्मद को भी जेल से बाहर कर दिया गया है। रिहा किए गए आतंकी तहरीक के तालिबान, अलकायदा और ISIS के हैं। ये सब अफगानिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद थे। इसमें कुछ कैदी पिछले हफ्ते काबुल पर कब्जे के बाद ही रिहा कर दिए गए। ये लोग कंधार, बगराम और काबुल की जेल में बंद थे। मौलवी फकीर मोहम्मद की बात करें तो वो टीटीपी का पूर्व डिप्टी चीफ है। उसका छूटना पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी चिंता की बात है। अफगानिस्तान में हर ओर दहशत का माहौल है। इस बीच खबर ये भी है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जंग भी अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में इनके आतंकी सक्रिय हैं और तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो बताता है कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरे के संकेत है। अफगानिस्तान में गनी सरकार के गिरने के बाद और तालिबान के कब्जा करने के बाद भारत की इस पर नजर बनी हुई है। बाकायदा कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और NSC अजय डोभाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन को भी बैठक में शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अफगानिस्तान में चल रहे बदलावों पर बातचीत हुई। साथ ही अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने और वहां दूतावास ऑपरेट करने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से फिलहाल अफगानिस्तान में सरकार गठन की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा तालिबान के रुख को भी देखा जा रहा है। खुद PM मोदी करीब से अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने 24 घंटे में ही अफगानिस्तान पर यू टर्न ले लिया है। जो पाकिस्तान कल तक कह रहा था कि अफगानिस्तान आजाद हो गया है, वो तालिबान को मान्यता देगा। उसी पाकिस्तान की कैबिनेट में आज प्रस्ताव पास किया गया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता नहीं देगा। 24 घंटे में पाकिस्तान ने जिस तरीके से यू टर्न लिया है, इसके पीछे का बड़ा कारण माना जा रहा है तालिबान का बयान। दरअसल तालिबान ने कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। इसके बाद से ही शायद पाकिस्तान बौखला गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता की आतंकियों ने हत्या कर दी। बीजेपी नेता का नाम जावेद अहमद डार था। जावेद कुलगाम के होम सालीबाग इलाके में बीजेपी के निर्वाचन इंचार्ज थे। जम्मू और कश्मीर में बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आतंकी घटना की निंदा की और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, कुलगाम से बुरी खबर है, जावेद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं इस आतंकी हमले की निडरता से निंदा करता हूं। कश्मीर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मंजूर अहमद ने भी घटना पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुलगाम में होम सालीबाग के निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष जावेद अहमद डार की आतंकियों ने हत्या की है। यह निंदनीय है। कुछ दिनों पहले भी एक बीजेपी नेता और उसकी पत्नी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी दहशत फैलाने की फिराक में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। महंगाई की मार एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ने वाली है और इस बार आग लगी है आम आदमी की रसोई में महंगाई की। दरअसल रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़ गए, जिससे आम आदमी का पेट भरना और भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ाई गई है। सिलेंडर 25 रुपये महंगा होकर 863 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स नहीं घटाने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि फिलहाल एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी। उन्होंने ऑयल बॉन्ड का भी जिक्र किया और कहा कि यूपीए सरकार की ओर से जारी किए बॉन्ड के चलते मोदी सरकार भारी ब्याज भर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ऑयल बॉन्ड को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने टैक्स कलेक्शन और सब्सिडी के भी आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने केवल टैक्स के ही 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि ऑयल बॉन्ड पर सर्विसिंग के 73,000 करोड़ ही दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दामों से तो आमजन पहले ही आहत है। वहीं रसोई गैस के दाम और बढ़ने से आमजन की परेशानियां बढ़ गई है। हर आमजन के मुंह से बस अब एक ही आवाज निकल रही है, इस महंगाई से राहत आखिर कब और कौन दिलाएगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक
और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड के सीएम पद का नया चेहरा घोषित किया है। उन्होंने 2022 में होने वाले चुनावों के लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एजेंडा अपनाकर एक चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वादा किया है कि वो उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बना देंगे। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने के मैदान में तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए हैं। आपसे सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए? इस पर लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है सिर्फ लोगों ने इसे लूटा है। ऐसे में अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। ऐसे में कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। यह निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि जनता ने लिया है। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड के नेता इस प्रदेश को लूट रहे थे तब कर्नल सीमा पर देश की हिफाजत में लगा था। पिछले 20 सालों के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही उत्तराखंड के अंदर चुनावी मुकाबला रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आ जाने से राजनीति में समीकरण बदल सकता है। और तो और कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर हमेशा से मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में 2022 के चुनाव ही साबित करेंगे कि आखिर जीतेगा कौन। अजमेर ब्यावर नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। 2 ट्रेलरों की हुई आमने सामने भिड़ंत। ट्रेलर में मौजूद 4 लोगों की हुई जलकर मौत, वहीं एक हुआ गंभीर घायल। अस्पताल में उपचार जारी। अजमेर ब्यावर नेशनल हाईवे बाईपास पर मंगलवार सुबह 2 ट्रेलरों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रेलरों में आग लग गई और इसमें सवार 4 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक ट्रेलर में 14 वर्षीय मासूम भी था जिसने ट्रेलर से कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं हादसे में मरने वाले चारों ही ट्रेलरों के ड्राइवर और क्लीनर हैं। दोनों ही ट्रेलर में ड्राइवर और क्लीनर रिश्ते में मामा भांजे हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस व दमकल मौके पर पहुंची। दमकल ने आग पर काबू पाया। चारों के शव अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। हादसा होने के तुरंत बाद ही ट्रेलरों में लग गई थी आग। ड्राइवर और परिचालक को नहीं मिला भागने का मौका। वहीं मौके पर मौजूद एक बालक ने कूदकर बचाई जान। वहीं सचिन पायलट ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति पेश की संवेदना। बहुचर्चित बावरी देवी अपहरण हत्या मामले में एक और आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह की जमानत हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति दिनेश मेहता ने जमानत स्वीकार करने के साथ में अब इस पूरे मामले में देखें तो 8 जो आरोपी थे उनकी पहले जमानत हो चुकी है। महिपाल मदेना कैंसर होने के कारण पहले से अंतिम जमानत पर चल रहे हैं। कहा जा सकता है कि 10 साल पुराने इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सीबीआई ने सबको गिरफ्तार किया, चार्जशीट पेश की और लगातार मामला न्यायालय में विचाराधीन है, फैसला आना बाकी है। कुल मिलाकर के बहुत चर्चित ये जो पूरा मामला है उसमें मदेना और बिश्नोई परिवार जिस तरीके से ये जो दोनों तीनों सदस्यों के अंदर आरोप लगे उन पर, तो उसके बाद में अब धीरे धीरे परेशानी के बाद छट्टे की बात की जा रही है। मगर फैसला क्या आएगा इसका हर किसी को इंतजार रहेगा। बीकानेर में चोरों के हौसले दिख रहे बुलंद। गंगासैर थाना इलाके में एक ही रात में 5 घरों के ताले तोड़े। हालांकि शुक्र गुजरी की चोरी करने में वो कामयाब नहीं हो पाए। एक मंदिर का भी ताला तोड़ा गया। थानाधिकारी रानीदान का कहना था कि पुलिस सतर्क है, टीम बना दी गई है, दबिश दी जा रही है। तो इसी बीच बाइक चोर भी हैं कुछ ज़्यादा ही सक्रिय। सदर थाना इलाके में लगातार हो रही हैं बाइक चोरियाँ। आम और गरीब आदमी को हो रही है दिक्कत। ऐसे में आज एक व्यक्ति ने बाइक चोर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन चोर चुस्त निकला और पुलिस सुस्त निकली, जिसके चलते चोर भागने में कामयाब हो गया। एसपी ने पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है, निर्देशित किया है कि चोरियों पर रोक लगे, थानाधिकारी अलर्ट रहें। कोटा पुलिस ने महज 12 घंटे में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि निखिल के ही परिचितों ने अंजाम दिया था। जी हां, निखिल के परिचित आयुष मीणा ने मोबाइल खरीदने के बहाने निखिल को शहर से दूर बुलाया और उसके बाद लूटपाट कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। निखिल ब्रांडेड कंपनी एप्पल के मोबाइल बेचने का काम करता था। ऐसे में आयुष ने अपने 2 साथी महेश और अजय चौधरी के साथ मिलकर निखिल की हत्या की साजिश रच डाली और उसे शहर से दूर बुलाकर लूटपाट की और कार को आग लगाकर सुहा कर दिया। साथ ही आरोपियों ने निखिल को मौत के घाट उतारकर उसे भी जला दिया ताकि किसी तरीके का सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे। मोबाइल व्यवसायी निखिल के लापता होने वाले दिन के बाद से ही पुलिस ने ऐसे 18 लोगों पर नजर रखी जो निखिल के संपर्क में आए थे।
ऐसे में सबसे ज्यादा पुलिस की शक की सुई आयुष पर गई। जैसे ही निखिल की जली हुई कार और डेड बॉडी शहर से दूर जंगल में मिली तो पुलिस ने आयुष से सख्ती से पूछताछ की तो आयुष ने अपना गुनाह कबूल लिया और अपने दो साथी महेश और अजय चौधरी के नाम भी उगल डाले। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपियों में से एक आरोपी पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री पहुंचे धौलपुर। एमपी राजस्थान बॉर्डर स्थित चंबलपुर के पास कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आए हैं धौलपुर। जिले में जगह जगह हुआ स्वागत। एसपी सिंह बघेल हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री। पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद्र शर्मा के यहाँ मंत्री ने की प्रेस वार्ता। केंद्रीय विधि कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर शाम को धौलपुर पहुंचे। यात्रा के धौलपुर पहुंचने पर चंबल चेक पोस्ट पर सांसद डॉक्टर मनोहर रजौरिया के साथ भाजपा के प्रदेश और संभाग प्रभारी मुकेश दादीच ने यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले में जगह जगह किए गए स्वागत कार्यक्रम के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने पूर्व जिलाध्यक्ष किशन चंद्र शर्मा के निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों द्वारा देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री सरकार के मंत्रियों का जनता से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जब प्रधानमंत्री ने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया था तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और किसी भी मंत्री का परिचय नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि सदन की परंपरा रही है कि जब नए मंत्री चुने जाते हैं तो प्रधानमंत्री सदन में नए मंत्रियों का परिचय कराते हैं, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया, जिस वजह से मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जन साधारण यात्रा के दौरान 4 राज्यों के दौरे करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धौलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों तक सीधा परिचय कराने के लिए सभी नए मंत्रियों को उनके क्षेत्र में पहुंचने से पहले 4 लोकसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद लेने के निर्देश दिए हैं। मंत्री एसपी सिंह बघेल आज धौलपुर प्रवास पर रहेंगे, जहां से कल सुबह उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे।